बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हमारे पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 15। बच्चों 15 हमने खत्म कर लिया था। उसके बाद हमारा आखिरी अभ्यास था जो था गिनती। तो हम सीख रहे थे हिंदी की गिनती। बच्चों जैसा आपने इंग्लिश में काउंटिंग सीखा है वैसे ही हम आज सीखेंगे हिंदी की गिनती। कल हमने सीखा था, आज हम उसे दोहराएंगे, फिर उसके बाद हम व्याकरण पढ़ेंगे। तो बच्चों ये हमारा इस बुक का आखिरी पृष्ठ जो है गिनती। चलिए हम सीखते हैं। जो आज हम सीखेंगे हिंदी की गिनती। तो हम लिखेंगे 11 से लेकर के 20 तक गिनती, क्योंकि इस बार आपके सिलेबस में 1 से लेकर के 10 तक आपके कक्षा 1 के सिलेबस में था और कक्षा 2 में आपका 11 से 20 तक है। हम इसे यहाँ लिखेंगे और उसी से संबंधित अगला अभ्यास करेंगे और उसके बाद इसको आप अपनी कक्षा कार्य कॉपी में करके इसे याद करेंगे। तो बच्चा आपको लिखना भी आना चाहिए और मतलब अंक में भी लिखना आना चाहिए, अक्षर में भी लिखना आना चाहिए। तो चलिए करें। तो आज हमारा विषय है हिंदी की गिनती। हिंदी की गिनती बोल कर पढ़ो और बोल कर पढ़ो और लिखो। बच्चों हम आज यहाँ पे लिखेंगे 11, 12, 13, 14, 15, then you write 16, 17, 18, 19 और 20। अब इसको हम हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में हम पहले अंकों में लिखेंगे। हिंदी में हम एक ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया 11। फिर हम लिखेंगे 12, फिर हम लिखेंगे 13, फिर हम लिखेंगे 14, फिर लिखेंगे 15, फिर हम लिखेंगे 16। तो 16 के बाद हम लिखेंगे 17, 17 के बाद 18, फिर हम लिखेंगे 19, और फिर हम लिखेंगे 20। बच्चों ये हमारी हिंदी की गिनती। अब इसको हम अक्षरों में लिखेंगे। अक्षरों में कैसे लिखेंगे? 11, 11, फिर हम लिखेंगे 12, 12, फिर 13, 13, 14, 15, फिर 16, 17, 18, हम लिखेंगे 18 के बाद लिखेंगे 19 और फिर 20। यह है हमारी हिंदी की गिनती। बच्चों ये है हमारी हिंदी की गिनती। 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14,
14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20। तो बच्चों ये है हमारी हिंदी की गिनती। आप इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। एक बार फिर हम पढ़ते हैं 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे, अक्षरों में पढ़ेंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये क्या है बच्चों, हिंदी की गिनती। हमें हिंदी की गिनती भी आना चाहिए। तो यह है हमारी गिनती। अब इसके बाद इससे संबंधित हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास में बच्चों हमारे पास कुछ वस्तुएं दी गई, कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को हम गिन करके फिर संख्या लिखेंगे। जैसे कि गिनो और लिखो। आप इसे गिनो और उसकी संख्या लिखो। तो हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है, दिया हुआ है कुछ आइसक्रीम कोन्स। आइसक्रीम कोन्स तो ये है आइसक्रीम कोन्स। कितने हैं? तो ये है आइसक्रीम कोन्स। जो ये है आइसक्रीम कोन्स। फिर ये है आइसक्रीम कोन्स। आइसक्रीम कोन्स, आइसक्रीम कोन्स, आइसक्रीम कोन्स। तो अब हम इसे इन्हें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद और भी हमें बनाना है 10 11 12 तो ये हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास 12 आइसक्रीम कोन है। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले तो एक बार हम इसको हिंदी में लिखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 12। तो हमने इन आइसक्रीम कोन्स को गिना और उसके बाद जितनी संख्या है उतना लिखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने यहाँ पे 12 लिखा और फिर उसे अक्षरों में लिखा 12। ये है हमारी हिंदी की गिनती। जो भी चित्र हमें दिए गए हैं उनको हम गिनेंगे और फिर लिखेंगे। अब हमारे पास दूसरा चित्र है बच्चों। दूसरे चित्र में हमारे पास सेब है। हमारे पास सेब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये हो गया हमारा एप्पल। एप्पल आप सब खाते हो एप्पल। ये है एप्पल, ये है एप्पल, ये है एप्पल, एप्पल, ठीक है। ये है एप्पल। हमने इसको काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले हम हिंदी में 15 लिखेंगे, उसके बाद हम कैसे लिखेंगे, अक्षरों में लिखेंगे। 15
15, ये हो गया आपका 15। पहले हमने गिनती में 15 लिखा, फिर अक्षर में हमने 15 लिखा, तो ये हो गया 15। दूसरा चित्र था सेब का और हमने उसे गिना और लिखा 15। अब हम आगे लिखेंगे। अगला अभ्यास हमारा है, अगला अभ्यास है चॉकलेट। चॉकलेट्स है हमारे पास। अगला है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये हो गया 16। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले तो हम इसको 16 लिखेंगे, 16 और उसके बाद हिंदी में लिखेंगे 16। ये हो गया 16। तो बच्चों इसी तरह हम सारे अभ्यास को करेंगे। इसमें जितने भी नंबर दिए गए हैं हम चित्रों को देख करके बस अब हम उसके अक्षर लिखेंगे, क्योंकि ड्रॉ करने में थोड़ा समय लग रहा है। तो हमारा दूसरा है केले। आप अपने किताब में दिए गए केले को गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17। केले कितने हैं? केले 17। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, आप यहाँ पे हिंदी में 17 लिखेंगे। 7 आप कैसे लिखते हैं? 7 आप इस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे 17। ये हो गया 17। उसके बाद हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसके बाद हमारे पास चॉकलेट कितने हैं हमारे पास? यहाँ पर खिलौने कितने हैं? खिलौने हमारे पास 17 हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे खिलौने हमारे पास हैं 17। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 17 हमने लिख दिया। खिलौने हमारे पास 18 है, तो हम यहाँ पे 18 लिखेंगे। 18। तो खिलौने हमारे पास 18 होते हैं। तो बच्चों यह था हमारा गिनती। आप 1 से लेकर के 20 तक गिनती को लिख करके याद करेंगे। आपको कम से कम 1 से लेकर के 20 तक गिनती आनी चाहिए। तो बच्चों यह था हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 15। अब हम आगे पढ़ेंगे व्याकरण। बच्चों व्याकरण में हमने पिछले बार पढ़ा था अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में हमने एक अनुच्छेद समझा था, अनुच्छेद क्या होता है। उसके बाद एक अनुच्छेद लिखा भी था। तो उसके आगे आज फिर हम एक बार अनुच्छेद लेखन दोहराएंगे कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है। ठीक है, अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है किसी भी विषय पर अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है किसी भी विषय पर कुछ पंक्तियां लिखना। अनुच्छेद लेखन का मतलब क्या होता है? किसी भी विषय पर कुछ पंक्तियां लिखना। जैसे कि बच्चों पिछली बार हमने पढ़ा था मेरा विद्यालय के बारे में पढ़ा था और समझा था। उसके बाद मेरा विद्यालय के बारे में हमने कुछ पंक्तियां लिखी। तो आज फिर हम एक बार दोहराएंगे कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है। तो अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है किसी भी विषय पर कुछ पंक्तियां लिखना। तो बच्चों यह पंक्तियां कैसी होनी चाहिए? हमें अनुच्छेद कुछ इन पंक्तियों को लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारा अनुच्छेद अच्छा हो। बच्चों लिखने को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा अनुच्छेद लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। तो अनुच्छेद लेखन होता क्या है? किसी भी विषय पर जो हमारे मन में आने वाले विचार या भाव को हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं।
किसी भी विषय के बारे में आने वाले विचारों या भावों को हम अनुच्छेद लेखन करते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में लिखना है, तो हम उसके बारे में सोच विचार करते हैं, और जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में जो भाव और विचार आते हैं उन्हें कुछ पंक्तियों में लिखने को हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम अनुच्छेद लेखन जब लिखते हैं, तो जब हम लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। पहली बात तो ये है कि जो भी हम लिख रहे हैं उसे हम एक क्रम में लिखेंगे। तो जो अनुच्छेद लेखन होगा वह क्रमबद्ध तरीके से होगा, मतलब हम एक क्रम में लिखेंगे। उसके बाद जो भाषा हम उसके लिए प्रयोग करेंगे, भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए। बच्चों, जो अनुच्छेद लेखन का भाषा होगा वह बहुत ही सरल होना चाहिए, मतलब आसान होना चाहिए। उसके बाद जो वाक्य हम लिखेंगे अनुच्छेद लेखन में, वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे वाक्य लिखेंगे। तो ये हो गए 3 बातें। और चौथी बात ये हो गई कि जो भी हम लिखेंगे उसमें कोई भी वाक्य हम दोहराएंगे नहीं, किसी भी वाक्य को हमें दोहराना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा अनुच्छेद बहुत ही बढ़िया होगा। जैसे कि हमने पिछले बार अपने विद्यालय के बारे में लिखा था और सीखा था कि किस तरह से अनुच्छेद लेखन किया जाता है। अब आज हम लिखेंगे हमारा राष्ट्र पक्षी मोर के बारे में। बच्चों, आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो हम आज का अनुच्छेद लेखन जो करेंगे वह हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में। तो चलिए एक बार फिर दोहराते हैं। अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है किसी भी विषय पर कुछ पंक्तियाँ लिखना। वह पंक्तियाँ कैसे लिखी जाती हैं? जब हम उसके बारे में सोच विचार करते हैं तो हमारे दिमाग में जो भी भाव या विचार आते हैं उन्हें पंक्तिबद्ध तरीके से लिखना या पंक्तियों में लिखना और अनुच्छेद लेखन कहलाता है। लेकिन जब हम अनुच्छेद लेखन करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि पहला जो भी विषय, जिस विषय पर भी हम लिख रहे हैं उसमें हम एक क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। मतलब कि सबसे पहले उसके बारे में, उसका नाम क्या है वो लिखेंगे, फिर एक एक करके हम लाइन से आएंगे। जैसे कि हमने पिछली बार जो लिखा था मेरा विद्यालय के बारे में, वहाँ पे पहले तो हमने अपने विद्यालय का नाम लिखा था, जो भी हमारे विद्यालय का नाम है उसका नाम लिखा था। फिर वह किस जगह पे है ये लिखा था, फिर उसमें कितने कमरे हैं ये लिखा था, फिर वो कमरे हवादार हैं लिखा था, फिर उसके बाद लिखा था वहाँ पे पुस्तकालय है, फिर वहाँ के शिक्षक बहुत प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं, और फिर हमने लिखा था कि मुझे मेरा विद्यालय बहुत पसंद है। तो बच्चों, इस क्रम में ही हमको कोई भी अनुच्छेद लिखना है। अगर हम सबसे पहले लिख दें कि मेरे विद्यालय में इतने पुस्तकालय हैं, इतने कमरे हैं, और नाम ना लिखें, किस जगह पे है ये ना लिखें, तो यह अनुच्छेद गलत हो जाएगा। जबकि हम लिखेंगे वही सारी पंक्तियाँ, लेकिन अगर हम उसको सीक्वेंस में या फिर क्रम में नहीं लिखेंगे तो हमारा अनुच्छेद सही नहीं रहेगा, या फिर मार्क्स हमें मिलेंगे लिखने के लिए, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हर चीज़ को करने या लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आज का हमारा विषय है अनुच्छेद लेखन मोर पर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा विषय है मोर, और हम अनुच्छेद लिख रहे हैं और हमारा विषय है मोर। तो बच्चों, आप सभी ने मोर देखा होगा, आप मोर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। आप ये भी जानते हो कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो हम सबसे पहला वाक्य लिखेंगे मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो सबसे पहला हमारा वाक्य होगा मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। सबसे पहला वाक्य, जो भी हम मोर के बारे में जानते हैं, जब भी हम मोर को देखते हैं तो हमारे विचार में यही आता है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो उस वाक्य हम यहाँ पे लिख देंगे। तो उस वाक्य को हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया मोर हमारा राष्ट्रीय। अब बच्चों, आप कहोगे मैम आपने तो सिखाया है कि ट
पे जब य लगता है किसी भी शब्द के बाद तो वहाँ पे छोटी की मात्रा लगती है। लेकिन बच्चों जैसा कि हम कहते हैं एक्सेप्शंस होते हैं, हम कुछ भी करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, वहाँ पे यहाँ पे भी है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें हम ट य लगाने के बावजूद भी मात्रा बड़ी ही लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए राष्ट्रीय। राष्ट्रीय में ट के बाद य है लेकिन फिर भी हमने बड़ी की मात्रा लगाई है और यह सही है। राष्ट्रीय में हम हमेशा जब भी हम राष्ट्रीय लिखेंगे भले यहाँ पे ट के बाद यह है लेकिन हम लगाएंगे बड़ी की मात्रा। तो ये हो गए मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो फिर उसके बाद आप मोर देखते हैं तो आपको क्या समझ में आता है? आप मोर देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको प्रभावित करती है वो उसके पंख होते हैं। तो आप लिखेंगे मोर के पंख अत्यंत सुंदर होते हैं। हमारा दूसरा वाक्य होगा मोर के पंख अत्यंत सुंदर होते हैं। तो हम दूसरा लिखेंगे मोर के पंख अत्यंत सुंदर होते हैं। मोर के पंख अत्यंत सुंदर होते हैं, या फिर अत्यंत को हम बहुत सुंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मोर के पंख कैसे होते हैं? अत्यंत सुंदर। अत्यंत का मतलब आप यहाँ पे अत्यंत की जगह पे बहुत भी लिख सकते हैं। तो क्या है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के पंख अत्यंत सुंदर होते हैं। ये हो गया हमारी दूसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति में हम लिखेंगे तीसरी चीज जो हमें मोर के बारे में बहुत प्रभावित करती है बच्चों, जो कि खास होता है मोर। हाँ, आप सभी ने मोर देखा है, आप क्या बता सकते हो कि और एक चीज क्या है जो उसके बारे में बहुत खास है, जो किसी में भी नहीं होता है? बताइए तो जरा। हाँ बच्चों, जिस तरह इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं वैसे ही इसके सर पे एक कलगी होती है। यह कलगी और किसी भी पक्षी में या जानवर में नहीं होती है। तो इसके सिर पर रंग बिरंगी कलगी होती है। आपने देखा होगा जो ये मोर का सिर होता है, ये जो मोर का सिर होता है इसके ऊपर इस तरह की कलगी होती है, इसको हम कलगी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी ही कलगी होती है जिसको हम कलगी बोलते हैं। ये भी रंग बिरंगी ठीक उसी तरह होता है जैसे उसके पंख होते हैं। जिस तरह का उसका पंख होता है वैसे ही उसके सर पे एक कलगी होती है। वह देखकर बहुत सुंदर लगता है और यह सिर्फ मोर पे ही पाई जाती है और किसी पशु पक्षी में नहीं पाई जाती है। तो इसे हम कलगी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कलगी। मोर। तीसरा लिखेंगे के। इसके कौन हो गया? मोर हो गया। इसके सिर पर रंग बिरंगी कलगी होती है। इसके सिर पर रंग बिरंगी कलगी होती है। इसके सिर पर रंग बिरंगी कलगी होती है। तो बच्चों पहला है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। जैसा कि हम सब जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। दूसरा, जब हम उसको देखते हैं तो हमें उसके पंख बहुत प्रभावित करते हैं और बारिश के दिनों में तो मोर अपने पंखों को फैला करके नाचता भी है। और आजकल तो आप गाँव वगैरह में देखेंगे बहुत कॉमन है, मोर अक्सर आपको दिख जाएंगे। और बच्चों जानते हो यह ऐसा पक्षी है जिसका, जैसे कि हमने अभी लिंग पढ़ा था ना, लिंग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ग्रामर में। तो लिंग में बच्चों कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनको हम नर मादा कहते हैं। ठीक है, उसको नर मादा कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो आपका मोर है वह नर और मोरनी जो है वो मादा है। ठीक है, जैसा कि नाम है मोर
नर है और मोरनी मादा है। तो हर पशु पक्षी के केस में जो सुंदर माना जाता है वह मादा होती है, लेकिन यहाँ पे मोरनी सुंदर न होकर के मोर ज़्यादा सुंदर होता है। ठीक है, मोर के केस में मोर ज़्यादा सुंदर होता है क्योंकि उसके सुंदर सुंदर पंख होते हैं, रंग बिरंगे उसके पंख होते हैं और इसकी वजह से वह बहुत सुंदर दिखता है और अपने पंखों को फैला करके बारिश के दिनों में नाचता है, क्योंकि बारिश में जब वो बहुत खुश हो जाता है तो उस समय वह खुशी से नाचता है। तो यहाँ पे जो कलगी होती है वह उसके सिर पर होती है जिससे वह बहुत सुंदर दिखता है और मोर के पंख अत्यंत सुंदर होते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमें मोर की प्रभावित करती है वो उसके पंख होते हैं। एक पंख होता है, दूसरा उसकी कलगी होती है, क्योंकि इतने सुंदर पंख किसी और पशु पक्षी में नहीं पाए जाते हैं और दूसरे चार पक्षी में नहीं पाए जाते। और दूसरी चीज़ कलगी भी किसी के सिर पे नहीं पाया जाता है, लेकिन मोर के सिर पे कलगी होती है। उसके बाद मोर के चोंच, मोर की चोंच भी लंबी तथा नोकदार होती है। उसकी जो चोंच होती है काफ़ी लंबी भी होती है और पॉइंटेड होती है, नोकदार होती है, मतलब जैसे कि इस तरह की, और थोड़ी पॉइंटेड भी होती है। तो हम लिखेंगे अगली लाइन जो मोर के बारे में लिखेंगे वह है मोर। फोर्थ लाइन, मोर की चोंच लंबी और नोकीली होती है। तो बच्चों हमारा अगला पॉइंट है कि जो नोकीली की जगह आप नोकदार भी लिख सकते हो, नोकीली की जगह नोकदार यानी पॉइंटेड, नोकदार भी लिख सकते हो, नोकदार जिसे हम कहते हैं यानी पॉइंटेड। तो मोर की चोंच लंबी और नोकदार होती है, मतलब नोकदार का मतलब कि पॉइंटेड होती है, एकदम शार्प, आगे से पतली सी होती है, तो उसे हम नोकदार कहते हैं। तो जो मोर की चोंच होती है वो बहुत लंबी होती है और नोकदार होती है। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, बरसात के मौसम में मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है। तो यहाँ पे हम पांचवें में लिखेंगे बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में मोर अपने पंख फैला कर नाचता है। जैसा कि हमने पढ़ा, बरसात के मौसम में मोर अपने पंख फैला कर नाचता है। जैसे कि मैंने बताया कि बरसात के मौसम में मोर बहुत खुश हो जाता है और फिर उसके बाद अपने पंखों को फैला करके नाचता है। फिर दूसरी चीज़, जैसा कि हम जानते हैं कि मोर एक पक्षी, और पक्षी सारे पक्षी उड़ते हैं, लेकिन मोर जो वह बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता या वह बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता। तो अगला हम लिखेंगे मोर। तो बच्चों अगला पॉइंट है हमारा, जो मोर होता है बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता, क्योंकि मोर भी एक पक्षी है और हर पक्षी उड़ता है, लेकिन मोर बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता। तो हम अगला पॉइंट लिखेंगे, 6th पॉइंट, मोर बहुत दूर तक नहीं उड़ सकता। तो मोर बहुत दूर तक नहीं उड़ सकता। फिर इसके बाद
यह अक्सर खेतों के आसपास अक्सर खेतों के आसपास पाया जाता है। पाया जाता है। बच्चों, आप जानते हो, क्या आप जानते हो कि जो मोर होता है किसानों की बहुत मदद करता है। कैसे किसानों की मदद करता है? क्योंकि मोर कीड़े मकोड़े खाता है, यहाँ तक कि मोर सांप को भी खाता है। तो अगर आपके जो खेतों में कीड़े मकोड़े होते हैं जो आपकी फसल को बर्बाद करते हैं, उन सबको मोर खा करके किसानों की मदद करता है। तो यहाँ पर जो मोर होता है किसानों का मित्र भी कहा जा सकता है। लेकिन चलिए आगे लिखते हैं। फिर खेतों के आसपास पाया जाता है और फिर यह कीड़े मकोड़ों को खाता है। यह एक में लिखेंगे, कीड़े मकोड़े खाता है। यह कीड़े मकोड़े खाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, जो मोर होता है किसानों की मदद करता है। कैसे मदद करता है? कीड़े मकोड़े जो खेत में पाए जाते हैं, जो फसल को बर्बाद करते हैं, उनको खा करके। तो यह कीड़े मकोड़े खाता है और अनाज भी खाता है। ठीक है, तो अनाज भी खाकर थोड़ा नुकसान भी करता है, लेकिन कीड़े मकोड़े खा करके उनकी मदद भी करता है। उसके बाद मोर जो होता है, पकड़ना या उसका शिकार करना अपराध है। जैसा कि हम जानते हैं, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इस वजह से मोर को पकड़ना या इसका शिकार करना अपराध है। हम आखिरी में लिखेंगे मोर, यहाँ पे हम लाइन में लिखेंगे, मोर को पकड़ना ना या शिकार करना अपराध है। तो बच्चों चलिए एक बार फिर दोहराते हैं। जैसा कि हमने सबसे पहले बोला, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के पंख अत्यंत सुंदर होते हैं। उसके बाद मोर के सिर पे कलगी होती है। बरसात में मोर अपने पंख को फैलाकर नाचते हैं। और उसके बाद मोर अधिक दूरी तक उड़ नहीं सकते। यह अक्सर खेतों के आसपास ही मिलते हैं। और उसके बाद यह कीड़े मकोड़े भी खाते, कीड़े मकोड़े और अनाज भी खाते हैं। और मोर को पकड़ना या इनका शिकार करना अपराध है। इसीलिए बच्चों हम मोर का शिकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसलिए उसे पकड़ना या उसका शिकार करना अपराध माना जाता है। तो बच्चों यह था हमारा अनुच्छेद लेकर मोर के बारे में। इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।